हाँ मेहुल कहाँ गया? आ गया? मेहुल आ गए। बताइए मेहुल, सुकरात की कौन सी बातें अच्छी लगी आपको? किसको कंट्रोल करना था? क्रोध को कंट्रोल करना। क्या बोला था उन्होंने? हाँ सर किसी को अगर ये मतलब आ जाए इसके गुस्सा करना, कब करना, गुस्सा करना, कहाँ करना है, हाँ हाँ, धैर्य को रखना चाहिए। हाँ अब आप बताओ क्या बता रहे थे? आपने बताया था कि सुकरात कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को ये स्किल आ जाए कि तो गुस्सा करना है, कब करना है, कितना करना है, कहाँ करना है, तो कहाँ करना है, कैसे करना है, कब करना है, अगर ये व्यक्ति में आ जाए तो क्या होगा? व्यक्ति हर जगह सर्वाइव कर जाएगा। व्यक्ति हर जगह सरवाइव कर जाएगा। बहुत बढ़िया। मैंने बोला था दो दो आ जाएगी ये। हाँ चलिए, और कौन बचा है? हाँ बताएं आपको क्या लगा प्लेटो का अच्छा? सुकरात का। हाँ, सवाल करने की वो बार-बार मतलब हर सवाल में हर सवाल के जवाब में एक सवाल पूछना। अच्छा ये बोला था उन्होंने, हर सवाल में एक जवाब में जब तक कि संतुष्ट ना हो जाए मन, तब तक कि आपको सवाल करते रहना। करते रहना चाहिए। ओके चलिए ठीक है, हो गया आकाश? ठीक। तो हम बात कर रहे थे प्लेटो की। सुकरात सभी को क्लियर है ना? ये सारी बातें ना रिवीजन करते रहा करें। आज हम उनके शिष्य जो सुकरात के शिष्य हैं उनके उनके बात करेंगे प्लेटो के। हाँ आपका प्रश्न था? हाँ बिल्कुल। अभी इनका प्रश्न था ना इनका, और एक और आपका था। एक एक ज्ञान ही सद्गुण है। पहले तो आपको बता देता हूँ, ज्ञान ही सद्गुण है या सद्गुण ही ज्ञान है। यहाँ पर सुकरात मानते हैं कि भाई कोई नया सद्गुण नहीं है, वर्चू कोई नई चीज नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि ये सद्गुणी आदमी है, सद्गुणी वही व्यक्ति हो सकता है जिसको नॉलेज है। नॉलेज किसकी? अगर वो अपने आप के बारे में जानता है, वो जानता है कि समाज में क्या है और मुझे मेरे अंदर क्या है, अगर वो ये जानता है तो वो कभी बुरा करने से नहीं मतलब बुरा नहीं करेगा, बुरा करने से परहेज करेगा। तो वो जो ज्ञानी है ना उसके अंदर सारे सद्गुण हैं। अगर वो झूठ नहीं बोलेगा तो वो ईमानदार है, अगर वो किसी पर अत्याचार नहीं करेगा तो वो अहिंसक प्रवृत्ति का है, अगर वो दूसरों पर गुस्सा नहीं करेगा तो वो दयालु है, अगर वह डरेगा नहीं, भाई मौत से उसको डर नहीं लगता तो वो डरेगा नहीं तो वह साहसी है ना, अगर वो हमेशा अति की बात नहीं करेगा, केवल अपने उपभोग के लिए वस्तुओं का उपयोग करेगा तो वो संयमी है। तो वो बोलते हैं कि जिस व्यक्ति को ये नॉलेज है तो वो सब कुछ गुणों को धारण करता है। यानी कि वो कहते हैं कि सद्गुण कोई नई चीज नहीं है, वर्चू कोई नई चीज नहीं है, जिसके पास नॉलेज है उसी के पास वर्चू है। या फिर उन्होंने कहा कि वर्चू कुछ नहीं है, केवल जो नॉलेज है वही वर्चू है, सुप्रीम वर्चू उन्होंने बोला। इसी से सारे वर्चू जितने निकले हैं वो ज्ञान से ही निकले हैं। मतलब ज्ञानी व्यक्ति ही सद्गुणी हो सकता है, तो ज्ञान ही सद्गुण है। अब उन्होंने कहा सद्गुण ही ज्ञान है। सद्गुण क्या है? मतलब व्यक्ति को अगर इस चीज के बारे में जानकारी है कि अच्छी चीज क्या क्या है, अच्छे बुरे का अगर पता है व्यक्ति को, तो उसी व्यक्ति को हम बोलते हैं ज्ञानी। एक शब्द में आपको कहता हूं मैं, विवेकशील बनो, है ना। यह विवेक की आप हो, विजडम आपके अंदर होना चाहिए। एथिक्स का उद्देश्य भी विवेक पैदा करना है आपके अंदर। तो अगर आप विवेक क्या होता है, आपको यह पता चल जाए कि क्या मेरे लिए गुड है, क्या मेरे लिए बैड है, क्या मेरे लिए रॉन्ग है, क्या मेरे लिए राइट है, इसका अगर आपको पता है तो आप क्या हो? ज्ञानी हो। ठीक है। तो अगर ज्ञानी पूछेंगे कि ज्ञानी कौन है, तो जिसके पास सद्गुण है। सद्गुण मतलब अच्छी चीजों की जानकारी है। और अच्छी चीजें अगर पूछेंगे क्या है, कि भाई जिसको नॉलेज हो। क्लियर हुआ? ज्ञान ही सद्गुण है, सद्गुण ही ज्ञान है। हाँ ठीक है। ये एक और था ना किसी का प्रश्न? हाँ सद्गुण क्या होता है? हमारे चरित्र में झलकने वाले कुछ ऐसे विशेष कार्य जो कि हमारी पहचान प्रदर्शित करते हैं, और वह उसका प्रभाव समाज पर पड़ता है। यानी कि व्यवहार में झलकने वाला चरित्र ही सद्गुण है। ठीक है। आप कैसे समझोगे? जैसे कि आपके बारे में मुझे थोड़ी पता कि आप कौन हो, आप अच्छे भी हो सकते हो, बुरे भी हो सकते हो, पर मैं आपका व्यवहार देखूंगा कि अगर आप किसी से बात करते वक्त बहुत शालीनता से उससे बात करते हो, क्रोध नहीं करते हो, विनम्रता से बात करते हो, अपने छोटों से बहुत ही दयालुता से बात करते हो, तो मैं आपका चरित्र निर्धारण करूंगा कि इस व्यक्ति में ये गुण है। तो वो सद्गुण यानी कि अच्छे गुण। ठीक। हाँ
ठीक है, एक कथन याद आ रहा था, वो दिमाग से निकल गया, फिर बताऊंगा ना। एक प्रश्न था शायद यूपीएससी का। चलिए, आज हम प्लेटो की बात करेंगे। महान दार्शनिक है भाई प्लेटो। क्या हुआ, ऐसे ऐसे छुप कर देख रहे हैं? मैंने कुछ क्या नाम है आपका? सुरुचि। मुझे लगा सुरुचि को इधर सर्वर छुपे हुए हैं ना। महान दार्शनिक प्लेटो, ये सुकरात के शिष्य थे और इनकी विशेषताएं क्या थी कि इनको यूरोप का प्रथम व्यवस्थित दार्शनिक कहा जाता है, सिस्टमेटिक फिलोसफर अगर हम कहें तो इनको कहा जाता है। क्योंकि सुकरात को प्रथम दार्शनिक तो हम लोग कह सकते हैं, पर सुकरात के बारे में जितनी भी हमें जानकारी प्राप्त होती है वो इन्हीं के माध्यम से प्राप्त होती है। मतलब ये उनके शिष्य थे, इन्होंने उन्हीं की बातों को लिखा था। सुकरात ने अपने लिए कोई अपनी ना तो कोई जीवनी लिखी, नहीं अपने ऊपर कोई अपनी कोई बातों को लिखा। वो केवल व्यवहारिक तौर पर बातों को प्रैक्टिकल बताया करते थे, मतलब कोई ऐसी किताब उन्होंने नहीं लिखी। जबकि इन्होंने किताब लिखी, इनके शिष्य आते अरस्तु, वो तो रिकॉर्ड तोड़ देते, 300 से ज्यादा किताबें लिख डालते हैं। तो इन्होंने उनके ऊपर लिखा, इनको कहा जाता है व्यवस्थित दार्शनिक। उन्होंने तो केवल अच्छी अच्छी बातें थी, वो क्या करते थे डायलेक्ट मेथड में कि अच्छे विचारों पर चर्चा करते थे। जो अच्छे विचार अगर लगते थे कि ये सही हैं, उसको बता देते थे कि ये अच्छा विचार है। तो वो एक सिस्टमेटिक दार्शनिक नहीं थे, ये सिस्टमेटिक दार्शनिक हैं। ठीक है भाई, इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है मैंने इसमें पीडीएफ में चिपका दिया है, आप पढ़ लेंगे। ठीक है, बस इतना सा याद रखना, ये प्लेटो के सुकरात के शिष्य थे और अरस्तु के गुरु थे। ठीक, अब इनकी विशेषताएं क्या है, पहले इनके कुछ कोट पढ़ लो भाई। क्लियर हुआ है? इसको तो समझाना नहीं पड़ेगा ना। कई बार आदमी क्या होता है कि किसी व्यक्ति, जैसे आज मैं सुबह का बताता हूँ, मेरे पास एक मैडम का फ़ोन आया। मैडम क्या मतलब हमारे जूनियर है, तो उनका फ़ोन आया। अब उन्होंने मुझसे कुछ चर्चा कर रहे थे कुछ टॉपिक पर, ह्यूमन साइंस और नेचुरल साइंस के ऊपर। तो मैंने उन पर अनायास ही गुस्सा कर दिया। गुस्सा क्यों आ रहा था मुझे उन पर? क्योंकि मैं उनको समझा रहा था कि आप निर्धारक सेट कर लो, बाकी आप डिवाइडेशन खुद करते रहना कि कौन सा नेचुरल साइंस में आएगा, कौन सा ह्यूमन साइंस में आएगा। अब पर वो हर चीज़ को मुझसे जानना चाह रहे थे। मैंने कहा बस आप ये सेट कर लो कि आपको बस 3 चीज़ों को पता हो कि ह्यूमन साइंस मतलब क्या हो जाएगा। ह्यूमन साइंस मतलब जिसमें जिस चीज़ का कोई अस्तित्व ना हो, कोई वजन ना हो, कोई स्थान ना घेरता हो, और जो स्थान घेरेगा वो क्या हो जाएगा, नेचुरल साइंस। बस मैंने कहा कि ये सेट कर लो। अब कोई भी वस्तु आपसे, कोई भी स्टूडेंट कोई सा प्रश्न पूछे, आप उसका आंसर करते जाना है इन तीनों चीज़ों के आधार पर वो मुझसे जानना चाह रहे थे हर चीज़ों को। इसको किस में रखेंगे, इतिहास को किस में रखेंगे, ज्योग्राफी को किस में रखेंगे, फिर ज्योग्राफी में मनुष्य तो फिजिकल होता है। तो मैंने कहा बस 3 चीज़ों को ध्यान रखो, उसके बाद में डिवाइडेशन होता चला जाएगा। मुझे गुस्सा आ रहा था उन पर, मैं भड़क गया उनके ऊपर, डांट दिया मैंने उनको, है ना। तो मुझे यही कथन बाद में याद आया जब मैं सुबह पढ़ रहा था अगर आपको मदद कर सकते हो किसी की तो मदद करिए, उस पर गुस्सा मत करिए, अपने जीवन पे ना उस व्यक्ति पे खपा मत हो जाइए ना, कि नाराज मत हो जाइए। और पहली किन चीज़ों की आप मदद कर सकते हो, मदद कर सकते हो तो करो ना। क्यों गुस्सा कर रहे हो? आपको आता है तो बताओ, अपने आप से कह रहा था मैं। और अगर आपको नहीं आता तो मना कर दो, गुस्सा क्यों कर रहे हो? और मतलब आदमी को अपनी औकात पता होना चाहिए कि मैं कहाँ पर मदद कर सकता हूँ लोगों की, कहाँ पर नहीं, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर जिसकी मदद नहीं कर सकते उस पर गुस्सा होना जायज़ नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाँ, अपने ऊपर भी लागू कर सकते हो। ये भैया दैनिक जीवन में इनकी चीजें लागू होती है, आज ही लागू हो गई मेरे ऊपर सुबह सुबह। हाँ, अगर हम अपनी योग्यता के अनुसार बिना दूसरों कामों में उलझे सिर्फ एक ही काम तय समय पर पूरा कर देते हैं तो सारी चीजें कई गुना बेहतर हो जाती है। कहने का क्या चाह रहे हैं, ये जिस काम को आप कर सकते हो उसको तय करके करना शुरू कर दीजिए और बाकी चीजें क्या हो जाएगी, बेहतर होती चली जाएगी। कहने का मतलब ये कहना चाह रहे हैं कोई टास्क आपने लिया है उसको करना शुरू कर दीजिए।
एक एक बात मुझे बहुत अच्छी बताई थी, शायद किसी अधिकारी ने बताई थी, नाम तो याद नहीं आ रहा है, पदवी नहीं पता, पर बात अच्छी थी। वो कहते हैं आपको, आप लोगों में से कई सारे लोगों की भी आदत होगी और कई मामलों में मेरी भी आदत है ना, तो ये रहता है आदमी के अंदर कि वो जो सोचता है कि मैं कल से शुरुआत करूंगा, या पहले वो चीज़ कम पड़ रही है वो चीज़ आ जाएगी उसके बाद शुरुआत करूंगा, वो रजिस्टर नहीं है, वो किताब नहीं है, वो पेन नहीं आया, या वो कंटेंट नहीं है, तब जाके अगर एक बार वो इकट्ठा हो जाएगा तब शुरुआत करूंगा। और उस चक्कर में हम लोग कई बार शुरुआत नहीं करते या बहुत देरी से करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जिस बिल्डिंग को हम लोग बनाना चाहते हैं, वो अधिकारी कहते हैं जिस बिल्डिंग को हमें पता है कि आज हमें अब इस बिल्डिंग को हमें बनवाना है, उसके घर में ला करके थोड़ी बहुत चीजें रख दो। मतलब कि ईंटें ला करके, अगर आपको बना बिल्डिंग बनानी है तो थोड़ा बहुत सीमेंट ले आओ, बस 2-4 कट्टे ही ले आओ, 2-4 वही ले आओ बोरी, 2-4 ईंटें ला करके डाल दो, और 2-4 मतलब गिट्टी वगैरह ला करके डाल दो। अब आपको पता है क्या है, वो इनडायरेक्टली आपको क्या करेगी, प्रेशराइज करेगी वो चीजें। जब भी आप कहीं से गुजरोगे तो आपके ध्यान में रहेगा, अरे यार ये मुझे काम करना है। हाँ, शिलान्यास, शिलान्यास नहीं होता, शिलान्यास क्या होता है कीर्ति? शिला यानी पत्थर, न्यास यानी उस पर लिख देना, ठीक है। शिलान्यास क्या होता है? हाँ ठीक। हम कहाँ थे? प्रेशराइज करेगी वो चीजें, आपको प्रेशराइज करेगी कि यार ये मुझे करना है। मतलब कोई भी काम आप जब अधूरा देखते हो ना तो आपको बार बार हर्ट करता है कि नहीं मुझे कंप्लीट करना है, इसलिए उस काम की शुरुआत कर दीजिए। अगर आपको करना है कि मुझे आंसर राइटिंग करनी है तो एक प्रश्न लिख के छोड़ दो रजिस्टर में, थोड़ी देर आप आज नहीं करोगे, कल नहीं करोगे, परसों आपको टॉर्चर करेगा कि यार ये अधूरा है, इसको करना ही है, फिर अपने आपका मन आपको उसकी तरफ होना शुरू हो जाएगा। तो जब भी आपको लग रहा है ना ये काम मुझे शुरुआत करनी, बस इतना करना है आपको, उसको थोड़ा सा आधा करके छोड़ दो, पूरा अपने आप हो जाएगा, वो आपको पता भी नहीं चलेगा, बस शुरुआत करके छोड़ दो। ये भी यही कहते हैं कि उलझो मत हो कि इधर उसका काम, उसका योग, आपकी इतनी जितनी क्षमता है उसके अनुसार एक काम तय कर लो और उसी काम को बेस्ट दो और बाकी चीजें अपने आप व्यवस्थित हो जाएगी। मतलब एक बार तय कर लो, टाइम वेस्ट मत करो। कल मेरा व्यक्तिगत अनुभव था, मैं ये महसूस कर रहा था कि बहुत सारे काम ऐसे, छोटा सा बताऊं, मैं सोच रहा था बर्तन मांजता हूँ, मतलब बर्तन रखे हुए हैं उसको मांज लेता हूँ ना, फिर मन कर रहा था कि नहीं थोड़ी क्लास लेने के बाद में, रात में हमारा डिस्कशन चलता है 9 बजे के बाद में, तो मैंने को 9 बजे के बाद में करेंगे या फिर सुबह मांज लेंगे। फिर मेरे मन ने कहा कि उठ, हाथ धोने तो जा ही रहा है, मांज ले वहीं पे जा करके। तो मैंने जा करके मांज ली है। फिर मेरे मांजते मांजते मेरे मन में विचार आ रहा था दार्शनिक का, इन्हीं का यही आ रहा था, कई बार तो कई सारे काम हम लोग जितना सोचते हैं ना उससे थोड़ा सा ही ज्यादा करना रहता है, बाकी वो काम हो जाता है। मतलब जितना हम सोचते हैं उस काम के बारे में उसे थोड़ा सा और एफर्ट लगाना रहता है जिसमें वो काम हो जाता है। इसलिए भिन्न कोई काम ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा सोच विचार की जरूरत नहीं है, भाई उसे जिंदगी बदल जाएगी, बर्तन नहीं मांजूंगा तो क्या बड़ा डिसीजन टल जाएगा क्या है? तो ऐसे काम को हमें तुरंत कर देना चाहिए। ये भी यही कह रहे हैं कि काम एक बार डिसाइड कर लो, तुरंत कर डालो, बाकी चीजें अपने आप सिस्टमेटिक हो जाएगी। फिर बर्तन मांजते मांजते आपको ये विचार आ जाएगा मुझे डिस्कशन करना है, डिस्कशन के बाद में मुझे कंटेंट तैयार करना है, वो व्यवस्थित अपने आप हो जाएगा। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। कोई भी काम बस शुरुआत कर दो, ये मत करो करनी है, कर दो। और करोगे कैसे वो भी मैंने बता दिया। करोगे कैसे? थोड़ा सा लिख के छोड़ दो उसको, थोड़ा सा पढ़ के छोड़ दो उसको। आपको लग रहा है कि 3 पेज का है, 10 पेज का है, थोड़ा सा पढ़ के छोड़ दो, अपने आप आपका मन करेगा कि अब इसको पढ़ लिया जाए, टाइम अपने आप निकाल लोगे। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। अच्छे लोगों को जिम्मेदारी से रहने के लिए कहने हेतु कानून की जरूरत नहीं पड़ती और बुरे लोग कानून से बचकर काम करने का रास्ता निकाल लेते हैं। तो ये इनकी फिलोसफी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि दर्शन की बात करते थे। ये कहते थे कि इथिक्स ज्यादा जरूरी है, वो कहते थे कानून की तुलना में, मतलब कानून की बाध्यता की ये विरोध करते थे। ये कहते थे कि अगर आदमी समझदार है, जैसे लोकल में कहावत होती है ना, आप लोगों ने भी सुना होगा कई बार, कि अगर बेटा या बेटी अगर वो है क्षमतावान है या फिर योग्य है तो उसके लिए क्या संपत्ति छोड़ना। वो तो अगर योग्य होगा तो खुद कमा लेगा या खुद कमा लेगी, और अगर वो योग्य नहीं है तो जितना कमाओगे उसको लुटा देगा या लुटा देगी, तो क्यों छोड़ना उसके लिए। ऐसे ये कहते हैं कि जो समझदार है, जिसको ज्ञान है कि क्या बुरा है क्या अच्छा है, मतलब जो विवेकशील है, उसको तो कानून बनाने की क्या जरूरत है उसके लिए। और जो लगता है कि जो बुरा है, वो कुछ ही लोग होंगे जो दंड से डरेंगे, बाकी जनरली क्या होगा कि कानून से बचने का रास्ता निकाल ही लेंगे। तो फिर फायदा क्या कानून का, ये कहते हैं। एक प्रकार से आप
प्लेटो पढ़ोगे तो आप इनका जो प्रभाव है वो लगभग लगभग आपको गांधी जी से मिलता जुलता मिलेगा। मतलब गांधी जी की तरह ये भी आदर्शवादी राज्य की कल्पना करते थे, गांधी जी की तरह ये भी बड़ी बड़ी बातें करते थे, सारी बातें गांधी जी से इनकी रिलेटेड है। तो ये भी क्या करते थे, ये नैतिकता पे ज्यादा जोर देते थे, कर्तव्यों पे ज्यादा जोर देते थे तुलनात्मक रूप से कानून कि लॉ नहीं होना चाहिए। लॉ मतलब सरकार के द्वारा दंड के स्वरूप स्थापित किया गया कोई नीति। हाँ कौन सा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल शानदार, ऐसे लिंक किया करो, मजा आ जाएगा। अगर आपने एक के उदाहरण दूसरे में, अभी इनकी बातों को समझाने के लिए आपके पास टॉपिक नहीं, आपने नहीं पढ़ा तो कैसे समझाओगे? बोलो गांधी जी भी तो यही कहते थे, सभी यही कहते थे, तो उनके उदाहरण से आप इसको समझा दोगे बढ़िया और नंबर मिलेंगे, नंबर नहीं कटेंगे। यही तो दिमाग होता है। अब पढ़ो भाई, यूपीएससी 2015 में पूछा गया था ये। सच है? कीर्ति बताओ कैसे सच है? हाँ बिल्कुल, है ना। इसको हमारे व्हाट्सएप फेसबुक के ज्ञान से जोड़ देते हैं। मतलब व्हाट्सएप फेसबुक पे बहुत अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग हैं, अगर उनके ज्ञान को अच्छे से लिया जाए तो, है ना। बस अर्थ है कि केवल ज्ञान ले ही ना, उसका क्या करें, यूज करें। पालन करें या यूज करें बोल सकते हो। यूज आपने जितना किया, हो सकता है उनमें कई सारी बातें आज अप्रासंगिक हो, वो कोई नई बात नहीं लेते, वो बस क्या करते हैं, वो ऐसा करते हैं कि हम बच्चे को आसानी से माफ कर सकते हैं जो अंधेरे से डरता है, जीवन की वास्तविक विडंबना तो जब है जब मनुष्य प्रकाश से डरने लगे। अब ये कथन है किसका? प्लेटो का। बस वो प्लेटो को हटा करके क्या कर देते हैं, राम लखन। समझ पा रहे हो? मतलब कुछ नहीं है, महान बातें हमारे सामने ही है, बस उसकी बातों को चुरा लेते हैं या फिर उनकी बातों को अपने अनुसार मॉडिफाई कर देते हैं कि संघर्ष करो, जीवन में संघर्ष का नाम ही आगे बढ़ना है। अब ये किसी महान आदमी ने कही होगी, उसको हटा करके नीचे लिख देंगे समीर। मजाक कर रहा हूँ भाई, ये लड़का खुद अपना बनाता है, मैंने पढ़ा हुआ है इसका, है ना, कहीं नहीं मिलता, पर मैं बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, है ना, बुरा मत मानिएगा, ठीक। चलिए हम बात करते हैं टॉपिक की। हम बच्चे को आसानी से माफ कर सकते हैं जो अंधेरे से डरता है, जीवन की वास्तविक विडंबना तो जब है जब मनुष्य प्रकाश से डरने लगे। वी कैन इजिली फॉरगिव ए चाइल्ड, मतलब बच्चे को माफ कर देंगे। He afraid the dark. The real tragedy of life is when men are afraid of the light. मतलब बच्चे को डर लगता है कि भाई अंधेरे से, ये प्रैक्टिकल बात है पर इसके अंदर गहरी बात छुपी हुई है। प्रैक्टिकल में आपको लगेगा हाँ भाई सही है, कोई बच्चा है अंधेरे में डर लगता है उसको, हम भी बोलते हैं अंधेरे में क्यों नहीं जाना चाहिए। हमने बच्चे को क्यों डराया अंधेरे से? हमने बच्चे को अंधेरे से इसलिए डराया कि कोई अंधेरे में कोई ऐसी नुकीली वस्तु ना हो, घातक वस्तु ना हो जिससे बच्चे को चोट पहुंच जाए। तो हमने अंधेरे में भूत बना दिया कि बेटा अंधेरे में मत जाना, वहां भूत है, क्योंकि अंधेरे में दिखता नहीं है। हो सकता है बच्चा है, नादान है, ना समझे, तेजी से चला जाए और जाकर के कहीं नुकीली चीज लग जाए, इसलिए हमने अंधेरे में भूत बना दिया। पर अब समझदार हो गया, उसके बाद भी बोलेगा कि भूत है। तो हमें बस बच्चे को डराने के लिए वहां पर बोला कि बेटा वहां मत जाना, वहां भूत है, क्योंकि बच्चे को नहीं पता कि वहां हो सकता है कोई नुकसान हो, खतरा, कोई खतरनाक जानवर हो, कीड़ा मकोड़ा हो, कोई खा ले उसको, इसलिए। ठीक है भाई। पर अब यहां पर यह कि जिसको सच का ज्ञान है वो भी अगर डर रहा है उस चीज से तो गलत है। अब इसको थोड़ा सा लेखक की नजरों से समझते हैं। मतलब कोई मॉडल आंसर है, पढ़ लो, थोड़ा सा कंटेंट आपको समझ में आ जाए। इंग्लिश वाले पढ़ लेते हैं ना आसानी से। हाँ हिंदी इतना तो कर लेंगे अपन, है ना। कोई शब्द ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा आप।
पढ़ लिया? क्या सार निकला? कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और अपॉर्चुनिटी समस्याओं का सामना करो। 2 हो गए, और एक तो हो गया कंफर्ट जोन हो गया भैया, एक हो गई स्ट्रगल्स, और बताएं समाज की प्रथाएं क्या, या समाज की प्रथाओं से क्या, कोई उदाहरण जिसमें व्यक्ति को पता है कि ये गलत है फिर भी नहीं छोड़ रहा। हाँ बताएं कौन सी बात। जैसे कि वो उन्होंने शिक्षा देना चालू किया था, तो शिक्षा देने से डर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, है ना। बिल्कुल कोई बुराई का उन्होंने विरोध किया था, जैसे कि उन्होंने महिला शिक्षा पर जोर दिया था। लोगों को पता था कि महिला पुरुष में कोई अंतर नहीं है, शिक्षा महिला भी ले सकती है पुरुष भी ले सकता है, लेकिन लोग डर रहे थे कि महिला शिक्षित हो गई तो क्या हो जाएगा, रोटी हमें बनानी पड़ेगी, ऐसा डर रहे थे मतलब पुरुष, इसलिए भी हम उनको बोल सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो देखो यही है, थिंक अबाउट इट बियॉन्ड, मतलब हमें ये नहीं सोचना। यूपीएससी आपको ये कथन दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि केवल कथन की बातें कर रहा है, वो ये कहना चाह रहा है इसके परे सोचो, इस दुनिया मतलब इस कथन के परे सोचो। ये कथन तो क्या है, एक आवरण है, कवर, आवरण को इंग्लिश में बोलते हैं कवर। अब उस कवर को उठाओ, डिस्कवर, मतलब खोजो उसमें से आवरण को हटा करके। डिस्कवर मतलब खोजो, डिस्कवरी करते हैं ना अपन, तो जो कवर चढ़ा हुआ है उसको डिस्कवर करो। अब उसमें खोजो कि क्या बात वो कह रहा है, समझ पाए। अब करो कि ये बात तो केवल डायरेक्ट कही गई है बच्चों के उदाहरण से कि छोटा बच्चा अंधेरे से डरता है, रियल में कहना चाहता है कि हमें हमारी ताकतों को, हमारी कमजोरियों को, हमारी सामाजिक बुराइयों को, हमारी अज्ञानता का हम सभी को आभास होते हुए भी हम लोग उस पर वर्क नहीं करते। इस कारण से क्या है, आपको माफ नहीं किया जा सकता। मतलब सज्जन व्यक्ति अगर जानता है कि ये गलत है और अगर उसका विरोध नहीं कर रहा तो वो सबसे ज्यादा घातक है। कौटिल्य कहते हैं ना कि मुझे दुर्जन की दुर्जनता से उतना भय नहीं लगता जितना सज्जन की निष्क्रियता से लगता है, क्योंकि सज्जन की निष्क्रियता राष्ट्र के लिए घातक है। दुर्जन तो अपना काम कर रहा है, लेकिन जो जेंटलमैन है, वो अच्छा व्यक्ति है, वो चुप क्यों बैठा हुआ है, वो क्यों विरोध नहीं कर रहा, उसका भी तो काम है ना। बुरा आदमी तो बुराई कर रहा है, लेकिन अच्छा क्यों चुप बैठा है। वो कहते हैं ये ज्यादा घातक होगा। इसीलिए वो कहते हैं कि भाई अगर जो नहीं जानता उसको छोड़ो, पर जो जानने के बावजूद, मैं कहूं आप में से कई सारे ऐसे होंगे, मैं भी इंक्लूड मी, कि हमें पूरा पता है कि ये बुरा है, ये गलत है, फिर भी उस चीज को नहीं छोड़ते। अपनी आदतें ले लो यार, कोई भी आदतें ले लो जो आपको लगता है कि हम ये गलत है, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे करियर के लिए, या हमारी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के लिए गलत हो सकती है, फिर भी हम लोग उसको नहीं छोड़ते, तो ये गलत है। हाँ बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहां पर उदाहरण ले लो सिगरेट में, कि वो अनपढ़ आदमी को नहीं पता कि क्या लिखा हुआ है, सिगरेट है ना, वो टोबैको कैसेस कैंसर, वो नहीं लिखा हुआ, उसको नहीं पता, पर एक पढ़े लिखे को तो पता है ना कि टोबैको किल कर देता आदमी को, और रियलिटी है। सोचिए, मैं एक दिन 8 दिन पहले की बात है, मैं एक एडिटोरियल पढ़ रहा था, उस एडिटोरियल में पता चला कि WHO की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर में लगभग 8 मिलियन लोग, 8 मिलियन लोग जानते हो कितनी, 80 लाख लोग प्रति वर्ष किसके कारण मर जाते हैं, धूम्रपान या इस तंबाकू जैसे पदार्थों के सेवन से, 80 लाख लोग। और मजेदार बात उसमें यह है, मजेदार क्या मतलब आश्चर्य करने वाली बात यह है कि लगभग उसमें 7 मिलियन लोग, मतलब 70 लाख या 72 लाख लोग जो हैं वो डायरेक्ट सेवन करने से मरते हैं, बाकी 8 लाख तो उनके पास बैठने से मर जाते हैं। मतलब सोचिए, अगर आपके पास बैठ करके कोई सिगरेट पी रहा है
और आप उसके पास बैठे हो तो उसकी सिगरेट का धुआं आपके उसमें भी जा रहा है, उससे भी 8 लाख लोग मरे जा रहे हैं प्रति वर्ष, ये WHO कहता है। सोचिए इतनी बड़ी वो है ट्रेजेडी, फिर भी लोग छोड़ना नहीं चाहते जबकि सबको पता है कि तंबाकू खतरनाक है। तो ये क्या है, ये वास्तविक विडंबना है जीवन की, समझ पाए? किसके? अभी उस पे मत जाओ, सिगरेट मैंने एक उदाहरण दिया, मुझे पता है फायदे आप बताओगे कि इससे बहुत सारे लोगों का रोजगार मिल रहा है, उद्योगों की स्थापना हो रही है बहुत बड़े स्तर पर, सरकार को टैक्स जा रहा है, यही आप कहोगे ना? सही बात है, सही बात है, आबादी भी कम हो रही है। चलिए अगला है। हाँ हाँ, देखो क्या होता है, कई बार ऐसा समाज हम लोग निर्मित कर देते हैं कि हम अगर पता है कि ये अच्छा है और ये बुरा है, पर हम उस समाज से बंधे होने के कारण उस बुराई को छोड़ना नहीं चाहते। मैं गांव में बताता हूँ प्रैक्टिकल उदाहरण। अस्पृश्यता गलत है, आज मानव मानव बराबर है, पर गांव में आप देखोगे कि बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको भी पता है कि अनटचेबिलिटी आज गलत है ना, इलीगल है और कुछ इसका महत्व भी नहीं है, पर फिर भी वो अपने परिवार के प्रेशर में आकर के वो लड़के उनके साथ, आज ज्यादातर मैं बता रहा हूँ पढ़े लिखे युवाओं की क्या समस्या है, अपने परिवार के प्रेशर में आकर के वो अपने घर वालों के जैसा ही व्यवहार करने पर मजबूर हो जाते हैं। नहीं करेंगे तो परिवार से बहिष्कृत कर दिए जाएंगे कि तुम बहुत ज्यादा हो रहे हो, सामाजिक बहिष्कार उसका हो जाएगा। तो ये गलत है, ठीक है ना, वो उसको इस बात से नहीं डरना चाहिए, उसको आवाज उठानी चाहिए। समझ, यही है सामाजिक बहिष्कार का उदाहरण, ठीक है। उद्देश्य परक दृष्टिकोण से प्लेटो के विचार को समझाइए। डिस्कस आइडियाज ऑफ प्लेटो फ्रॉम द टेलियोजिकल स्टैंड पॉइंट्स, ठीक है, टेलियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट, उद्देश्य परक दृष्टिकोण। अभी ऐसे समझिए कि इसमें व्यक्ति का उद्देश्य छुपा रहता है किसी चीज का, कि किसी व्यक्ति के द्वारा किस उद्देश्य से कोई कार्य किया जा रहा है, उस कार्य से प्लेटो के विचार को समझाइए। आगे चर्चा करेंगे हम लोग उसने किस समाज के लोगों के लिए, समाज का मतलब यहाँ पर किस क्षेत्र के लोगों के लिए इसकी बात कही है। ये डायरेक्ट आ गया क्या भाई? एक मिनट, मुझे लगता है मैंने इसका